देखो भाई, राजस्थानी साहित्य को निर्माणकर्ताओं ने शैलीगत और विषयगत, किसके आधार पर, शैली एवं सब रहन सहन, खान पान, सोटी ना, वही आएंगी, पहनावा, संस्कृति में आता है रहन सहन आता है, खान पान आता है, पहनावा आता है ना। शैली एवं विषयगत भिन्नता के आधार पर, विषयगत विभिन्नता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है शैली एवं विषयगत भिन्नता के आधार पर। पहला कौन सा है, तो पहला है जैन साहित्य। कौन सा, जैन साहित्य, जो जैन ऋषियों के द्वारा लिखा गया साहित्य, जो गद्य पद्य दोनों में रचित था, क्या कहलाता है, जैन साहित्य। दूसरा होता है चारण साहित्य, चारण या भाटी जाति के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो क्या कहलाता है, चारण साहित्य। इनके पीछे, नाम के पीछे आपको रासो मिलेगा, जैसे हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, जिसके पीछे रासो ग्रंथ लिख गया, समझ जाओ किसने लिखा है, वो चारणों ने लिखा है। एक आता है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण विद्वानों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो क्या कहलाता है, ब्राह्मण साहित्य। एक है संत साहित्य, जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया, और एक मिलता है लोक साहित्य। लोक साहित्य लोक जनता के द्वारा, जैसे जिसमें कहानियां वगैरह होती हैं, तो कौन सा आ जाएगा, लोक साहित्य। कितने भागों में बांटा इसको हमने, 5 भाग। पहला कौन सा है, जैन साहित्य, दूसरा ब्राह्मण साहित्य, एक लिख लो लोक साहित्य, एक होता है चारण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, लोक साहित्य, चारण साहित्य, कौन सा रह गया, संत साहित्य। संत यानी संतों के द्वारा। तो साहित्य कितने भागों में बांटते हैं हम, 5 भागों। किसके आधार पर, शैली एवं विषयगत भिन्नता के आधार पर। जैन साहित्य में कौन लिखेगा इसको, जैन मुनियों या कह दूं मैं जैन साहित्यकारों के द्वारा, साहित्यकारों द्वारा जो साहित्य लिखा गया था, जिसकी शैली क्या थी, गद्य और पद्य। गद्य प्लस पद्य में लिखा है किसने, जैनियों के द्वारा। ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण साहित्य, ये किसने लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा है, तो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य। के द्वारा लिखा गया। लोक साहित्य, लोक साहित्य क्या होता है, आम जनता के द्वारा लिखा गया साहित्य, आम जनता के द्वारा या साधारण लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य। इसमें क्या आ जाएगा, आपकी विगत आ जाएंगी, बात आ जाएंगी। कहानी तो सुनाते हैं ना, तो कहानी ने कोई ये तो नहीं कि बड़ा राइटर लिखता है, गांव में जो कहानी प्रचलित होती है कौन लिखते हैं, आम जनता उसको लिखती है। ठीक है। चारण साहित्य, चारण एवं भाट जाति के द्वारा, जाति के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए, और ज्यादातर किसमें लिखे गए थे, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए थे इनके गीत। और एक है संत साहित्य, यानी आम जन के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए जो ऋषियों ने साहित्य लिखा वो क्या, जैन साहित्य, जिसमें आपकी हनुमान चालीसा हो गया, बात तुलसीदास ने हनुमान चालीसा लिखा है, वो साहित्य तो है एक। ठीक है। हाँ, किसने लिखा हनुमान चालीसा, है ना। तो साहित्य को हमने कितने भागों में बांटा है, शैली विषय का 5, जैन, ब्राह्मण, लोक साहित्य, चारण साहित्य और संत साहित्य। संत साहित्य आम जनता के कल्याण के लिए, जिसमें आप जैसे कथाएं हो गई, पुजारी जी कथा लिख देते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के जन्म संबंधी लीलाएं हो गई, तो किसने लिखे, वो संतों ने लिखा है वो पूरा। ठीक है। चारण, राजाओं की प्रशंसा के गीत लिखे उन्होंने, आता राजाओं की प्रशंसा में उन्होंने रासो लिखे, दबा के लिखे कि हमारा राजा एक पंप, हाँ रासो, कई ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, हमीर रायड हो गया, पृथ्वीराज रास हो गया, हमीर रास हो गया। अभी इसमें क्या होता है, देखो चारणों बाटों का काम था क्या, कि राजाओं की प्रशंसा में कुछ ना कुछ लिखना, जिससे क्या अपना जीविका चला सकें। अब ये कैसे लिखते थे कि हमारे राजा एक बार गए थे युद्ध करने, राजा की तलवार देख के 500 दुश्मन वैसे भाग गए, राजा खुश हो, राजा ने एक माला उतार के पकड़ा दी, ले जा बेटा। फिर हमारे महाराज ने तलवार उठाई, तलवार की चमक देख के 40 हाथी अंधे हो गए, फिर महाराज ने एक और दे के बात सही करो। फिर हमारे महाराज जैसे ही रथ से नीचे उतरे, दुश्मन में हाहाकार मच गया, और सामने का राजा गिड़गड़ा तवा महाराज के सामने आके गिर गया। चाहे महाराज की खूब कुटाई हुई हो पूरे युद्ध में, चाहे महाराज में इतनी मार पड़ी हो कि महाराज साथ सीधे नहीं आए हो, उठा के लाए हो उन्हें, लेकिन ग्रंथ में लंबी लंबी फेंकना,
कहते हैं ना कि 5 लाख की फौज थी, उसके बाद 10,000 घुड़सवार थे और उन्होंने फिर भी उसको हरा दिया। ये पॉसिबल है क्या? कभी नहीं होता ये भाई, पैरों से रौंद देंगे उनको जाके वो। तो ऐसे जो लंबी लंबी फेंकने वाले हैं ना, वो कौन है? वो चारण है। ठीक है, तो उन्होंने ग्रंथ लिखे, महाराज साहब खुश हुए, महाराज ने इनको खूब भेंट वगैरह दी। इसके बाद लोक साहित्य आम जनता के द्वारा, जैसे रात में सो जाते हैं ना बच्चे, रात में सोने से दादी अम्मा कहानी सुना में, तो क्या हो गया? आम जनता का साहित्य हो गया। लाला में एक बार जा रही, रास्ता में वो भूत मिले, बाने मुँह को आवाज़ दई, बड़े बूढ़े कैसे लाला में जा रहो, मुँह पते बार भूत ने बीड़ी मांगी, है ना। 2-4 तो गांव में ऐसे मिलेंगे जिन पते भूत ने बीड़ी मांगी हुई है, कुश्ती करी होगी, है ना। हाँ, हर गांव में मिल जाए। तो ये साहित्य कौन सा हो गया? लोक। ब्राह्मण साहित्य, जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया साहित्य। अब तुम कहेंगे साहब ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणों क्या लिखा है? तो देखो, ब्राह्मणों जैसे लिखा है बीसलदेव रासु, सॉरी हमीरायण, कई सारे ग्रंथ हैं जो किसने लिखे हैं? ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए वो किस में आ जाएगा? ब्राह्मण साहित्य। और जैन ऋषि मुनि जो ग्रंथ लिखे हैं वो जैन साहित्य। क्लियर है? अब देखो, इसमें इन सब चीज़ों को जानते हो तुम, जैन साहित्य में किसने लिखा है, ब्राह्मण साहित्य किसने लिखा है, सब जानते हो। क्वेश्चन कहाँ से उठाता है वो? राजस्थानी साहित्य को शैली एवं विषयगत भिन्नता का आधार कितने भागों में बांटा गया है? सीधा देगा। तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। ठीक है, इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दो, उतारो, आगे चलते चलेंगे अपन। हाँ बिल्कुल भाई। ये पद्य में लिखा जाएगा, तो ध्यान रखना ना। और लोक साहित्य में कथा, कहानियाँ, कथा कहानी, जो पौराणिक कहानी होती है ना, वो शामिल हो जाएंगे। हाँ लिखो। इसके बाद इसमें बात करेंगे हम, हो गया। इसमें अपने को फर्स्ट डालना है क्या? ख्यात। पहला क्या है? ख्यात। ख्यात क्या होता है? राजा महाराजाओं के द्वारा, राजा महाराजाओं द्वारा अपनी मान मर्यादा को, अपनी मान मर्यादा को इतिहास के ग्रंथों में या ऐतिहासिक ग्रंथों में अंकित करवाना। जैसे दयालदास श्री ख्यात, मोड़ोत नेड़सिरी ख्यात, मोड़ोत नेड़सिरी ख्यात। इसमें क्या होगा? जो शासक है वो अपनी मान मर्यादा किस में अंकित करवाएगा? इतिहास, ग्रंथ लिखवाएगा अपनी मान मर्यादा को लेकर के। ठीक है, क्या कहलाएगी? ख्यात। हाँ, ये एग्जाम्पल है दयालदास श्री ख्यात, मोड़ोत नेड़सिरी ख्यात। वो कहते हैं ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? अगला है बचनिका। कौन सी है? बचनिका। गद्य पद्य मिश्रित तुकांत रचना,
जिसमें एक एग्जाम में पूछा गया था वचनिकाओं में कौन सा अलंकार होता है जिसमें अत्यानुप्रास अलंकार होता है। भाई वचनिका किसे कहेंगे? गद्य पद्य मिश्रित तुक्का है, तुक्का दे में ना। और जैसे कि गाना ना, मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, लगा रहा तुक्का दवा के नहीं। इसमें किसी का गाने का कहीं सिर पे रहेगा? इसमें कहीं नहीं है ना। और ये वो है ना, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, कहते कहते कहीं चुप हो जाता हूँ मैं। तो ये क्या है? तुक्का लगाए जा रहे हैं भाई, लाइन को लाइन से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो किस में आ जाएगा? गद्य पद्य मिश्रित तुकांत रचना। तुक्का चल रहे हैं दबा के नहीं। जैसे तुम तुक्का मारने कोई सवाल पूछा और तुम्हें तुक्का लगा दिया सीधा, तो क्या कहलाएगी? वचनिका। यानी इसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला जो होता है ना, अंताक्षरी होती है, तो लास्ट वाला लाइन बस मिक्स कर दो और आगे बढ़ने दो। जैसे अचलदास खींची रही वचनिका, अचलदास खींची रही वचनिका। इसके बाद आती है कौन सी बात? अगली कौन सी? तीसरी बात। अब बात क्या होती है? अत्यानुप्रास। बात यह है, ये कौन सा अलंकार है? ये अत्यानुप्रास अलंकार होता है, आप पूछिए एक बार। और ये अत्यानुप्रास, ये पेपर में आ चुका है ना। यह पौराणिक एवं काल्पनिक कहानियां होती हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, यह है चंपू शैली में लिखी जाती हैं। चंपू शैली में लिखी जाती हैं, क्योंकि लेखन की जो शैली है उसको पूछता रहता है, कौन सी शैली है? चंपू शैली। अगर चंपू शैली होगी तो बड़े बूढ़े ना भूत मिल रहे हैं, है ना। वापिस भी करना है, रूल चाहिए। देखो, पौराणिक काल्पनिक कहानी होती हैं, इनमें प्रेम परख या ग्रंथ लिखे जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा डोला मारू, है ना। डोला मारू ये क्या है? प्रेम परख ग्रंथ है। तो किस में लिखे गए? ये बात में लिखे गए हैं। और जैसे गांव में कोई कांड हो गया, जब तो कोई सुनेगा नहीं इस चीज़ को, कोई मानेगा नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही कोई कांड हुआ गांव में, किसी लड़के ने किसी लड़की ने, अरे साहब हमें तो इसके चरित्र पहले से ही पता था, हम तो साहब जानते थे, हम कहते ही नहीं थे, है ना। तो क्या वो सारी काल्पनिक बातें इकट्ठी होकर जगह पर आकर टिक जाएंगी सीधी। अगला कौन सा भाई? दबावें। चंपू लिख रहा भाई, देख लो उसको पहले जल्दी। चौथे कौन सी अपनी? दबावें। दबावें क्या होता है? ये उर्दू फारसी मिश्रित ग्रंथ होते हैं। क्या होते हैं? उर्दू फारसी मिश्रित ग्रंथ होते हैं। इसमें राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप जो कि किस शैली में होगा? पद्य शैली में होता है। कौन सी शैली में होगा? पद्य शैली में। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें किसी की प्रशंसा जो होती है ना, किसी व्यक्ति की प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। प्रशंसा दोहे के रूप में की जाती है। किसी व्यक्ति की जो प्रशंसा होगी वो दोहे के रूप में जब की जाएगी, इसमें उर्दू और फारसी के शब्द होते हैं मिश्रित, राजस्थानी भाषा साहित्य में लिखा जाता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको दबावें। जैसे तुम भजन सुनते हो तो क्या होते हैं? तेरे दोही होते हैं।
अगली है कौन सी, वंशावली। वंशावली, वंशावलियाँ क्या होती हैं? इसमें राजा महाराजा, इसमें राजा महाराजाओं या सामान्य नागरिकों की संपूर्ण जानकारी। जैसे आपने देखा होगा गंगा जी के जो पंडे आते हैं वो क्या लेके आते हैं, वो पूरा अपने रजिस्टर लेके आते हैं, तो वो आपके दादा दादा के परदादा उस सबका नाम बता के चलते जानते हैं कि ये इस टाइम आया था, और उनके मरने की डेट ही बता देते हैं कि ये इस टाइम पे मरा था, क्योंकि जन्म के टाइम पे तो उनके पास जाते नहीं है। इसमें राजा महाराजा सामान्य नागरिकों की क्या होती है, संपूर्ण जानकारी, क्या कहलाती है, वंशा। हाँ, अगर तेरे को अपने पूरे कुनबे की निकलवाने तो निकलवा सकता है। तुम्हारा जो पंडा उसके पास चले जाओ। पंडा प्रत्येक वर्ष आते हैं गाँव में। बेगत ये क्या होता है, देखो इतिहास परक ग्रंथों को लिखने की कला क्या कहलाती है, बेगत कहलाती है। जैसे मारवाड़ा परगना बेगत, तो बेगत क्या होता है, इतिहास परक ग्रंथों को लिखने की कला। मारवाड़ा परगना बेगत को क्या बोलते हैं, राजस्थान का गजेटियर। इसमें जनसंख्या जनगणना के बारे में कुछ, इसमें उस टाइम की जो मारवाड़ी जनगणना थी ना, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई इसमें। हाँ, अभी या तो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी या फिर नेक्स्ट ईयर। अगला है प्रकाश। एक क्वेश्चन आएगा सीधा, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, प्रकाश क्या होता है? किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालना। कहते हैं ना कि मैं जैसे इसने जो जो काम किया उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ, उनके बारे में बताना, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। जैसे पाबू प्रकाश, तो पाबू जी ने जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, यह कहलाता है प्रकाश। प्रकाश डालने वाली कृति कर लो, समझ में आ जाएगा, डालने वाली कृति, और समझ में आ जाएगा अच्छे से, बाद में यदि आप पढ़ोगे तो उसको। किसी व्यक्ति की महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली कृति। एग्जाम्पल जैसे पाबू प्रकाश है अपना, हाँ ग्रंथ नहीं है पाबू प्रकाश, पाबू जी के लिए राज प्रकाश है। कोई व्यक्ति जैसे नौकरी लग गया तो उसकी बढ़िया बढ़िया बात बताई जाती है, उसकी उपलब्धि में प्रकाश डाला जाता है, इसने ये किया था, इसने वो किया था, है ना, तो उसकी उपलब्धियों पर क्या डाला जाता है, प्रकाश। अगला है मरस्या। नेक्स्ट क्या है, मरस्या। अब मरस्या क्या होता है, तुमने देखा होगा मूवियों में जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ज़्यादातर तो चर्चों में होता है, कोई व्यक्ति मर गया तो उसके बारे में एक लेटर लिखा जाता है उसके लिए, और उसको पढ़ के ताबत के सामने सुनाया जाता है, तो क्या कहलाता है, मरस्या। मरस्या यानी जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरस्या में क्या होगा, पहली बात तो व्यक्ति मरेगा, ठीक है, तो उसकी मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य क्या कहलाता है, मरस्या।
और आखिर में कौन सा, रासो। और रासो क्या था सबको पता है, राजाओं की प्रशंसा में लिखे गए गीत क्या कहलाते हैं, रासो कहलाते हैं। जैसे हम्मीर रासो, जैसे कौन सा इसमें, हम्मीर रासो, हाँ हम्मीर देव वाला रासो है। कितने हो गई, 9। इसके बाद है अपनी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। बोलियां साहित्य हो गया आपका। अच्छा, इसमें 2 भाषा और आ सकती हैं अगर बात करें तो, डिंगल और पिंगल। तो डिंगल पिंगल क्या होती है, मारवाड़ी भाषा, उसको डिंगल, और पूर्वी वाली पिंगल। देखो इसमें ये होता है, डिंगल पिंगल में एक चीज़ होता है कि जैसे कोई आपने वर्ड बोला, उसको एज इट लिख देना। एज इट मतलब पिंगल बोलते हैं उसको। एज इट मतलब जैसे आपने बोला कहाँ जा रहे हो है, तो आपको ऐसे लिखो कहाँ जा रहे हो है, जैसे लिखो कहाँ जा रहे हो, ऐसे नहीं, शुद्ध करके नहीं, जैसे बोल रहे हैं लोग प्रचलन, जो लोग प्रचलन जो सेंटेंस है उनको सीधा सीधा लिख देना, ठीक है। तो इसके बाद बात, कौन सा अपना अगला टॉपिक, राजस्थान की बोलियां। अब देखो मैं, सबसे पहले तो राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने 1912 में अपनी किताब लिखी थी, कौन सी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। उस किताब में सबसे पहले उन्होंने किसका वर्णन किया है, राजस्थानी भाषा के लिए कौन शब्द यूज किया है, राजस्थानी शब्द, ठीक है। जो हमारे यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है राजस्थान वाले भौगोलिक क्षेत्र में, उसके लिए उन्होंने सबसे पहले कौन शब्द यूज किया था, राजस्थानी भाषा। और राजस्थानी जो भाषा की उत्पत्ति मानते हैं तो हम लोग किससे मानते हैं, शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी का जो गुर्जर अपभ्रंश है उससे अपनी राजस्थानी भाषा क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। अब इसके बाद में बात करें, प्राचीन समय में राजस्थानी भाषा को किस नाम से जानते थे, मरु भाषा। क्या बोलते थे, मरु भाषा, क्योंकि एक ग्रंथ लिखा गया है 778 ईस्वी में जिसका नाम है कुबलय माला। क्या नाम है, कुबलय माला। कुबलय माला में 18 देसी भाषाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें उनमें से एक कौन सी है, अपनी मरु भाषा। और कुबलय माला लिखने वाले व्यक्ति कौन है, दोतन सूर्य, ठीक है। देखो राजस्थान की भाषा को सर्वप्रथम राजस्थानी जो शब्द नाम दिया है, शब्द किसने दिया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने अपनी किताब लिखी थी कौन सी, 1912 में एक बुक लिखी उन्होंने, जिसका नाम क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को क्या नाम दिया उन्होंने, राजस्थानी भाषा। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले भाषाओं का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया वो किसने किया है, सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो भाषा का वैज्ञानिक आधार पर जो वर्गीकरण किया वो किसने किया है, सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। क्या ध्यान रखना इस चीज़ को, राजस्थानी शब्द यूज किया, भाषा का वैज्ञानिक आधार वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति कौन है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगर बात करें प्राचीन काल में राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते थे, मरु भाषा। क्योंकि जब राजस्थान क्या बोलते थे, मरु प्रदेश बोलते थे, इसलिए हम बोली जाने भाषा क्या बोलते हैं, मरु भाषा। प्राचीन काल में राजस्थान में बोली जाने भाषा क्या बोलते थे, मरु भाषा। अब इस मरु भाषा का जिक्र कहाँ मिलता है हमको, तो 778 ईस्वी में एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, लिखित कुबलय माला।
कौन सा लिखा है? कुवलयमाला। इसके लेखक कौन है? उद्योतन सूरि। उद्योतन सूरि क्या है? इसके लेखक हैं। तो 778 ईस्वी में लिखित कुवलयमाला नामक ग्रंथ, जो कि किसने लिखा? उद्योतन सूरि ने। कुवलयमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक मरु भाषा भी है। जिसमें एक क्या है? मरु भाषा। तो ध्यान रखना 778 में कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? इसके बाद देखो भाई, अगर लिपि की बात करो तो लिपि कौन सी है अपनी? देवनागरी। राजस्थानी भाषा। अच्छा एक चीज़ बताओ, जो बही खातों में लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? राजस्थानी भाषा जो बही खातों में प्रयोग होती है, उसकी लिपि कौन सी है? उसकी लिपि है महाजनी। कौन सी है? महाजनी। इसमें दो चीज़ों लिख देना जो अभी बताया था मैंने। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या कहलाती है? डिंगल। डिंगल। और पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक भाषा क्या कहलाती है? पिंगल। तो पश्चिमी राजस्थान की डिंगल और पूर्वी राजस्थान की पिंगल। अगर इसको ऐसे नहीं घुमाया जाए, ऐसे घुमा दे कि मारवाड़ी भाषा का साहित्य रूप क्या है, तो भी क्या रहेगा? डिंगल। इसके बाद अब ब्रेन जो ग्रियर्सन है उसने भाषाओं को, राजस्थानी जो भाषा है उसको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। तो अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में, जिनमें पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, मध्य पूर्व राजस्थान की बोली, उत्तर पूर्व राजस्थान की बोली, दक्षिण पूर्व राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा, और एक है दक्षिणी राजस्थान। अब्राहम ग्रियर्सन ने कितने भागों में बांटा है भाषा को? 5। पश्चिमी राजस्थान की बोली, मध्य पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व राजस्थान की बोलियां और दक्षिणी राजस्थान की बोलियां। देखो इसमें कौन सी जाएगी? पश्चिमी राजस्थान की बोलियों में मारवाड़ी जाएगी और बागड़ी। मेवाड़ी कैसे जाएगी?
कैसे? एक सेकंड, हाँ आ जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल मेवाड़ी आ जाएगी। हम्म, पश्चिमी राजस्थान की ये वालियाँ, ठीक है। मध्य पूर्व वाली ये भाषा, सॉरी। उत्तर पूर्व ये हो गया, दक्षिण पूर्व ये हो गया और दक्षिणी ये हो गया। तो मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी ये किस में आ जाएंगी? पश्चिम राजस्थान की में। अच्छा, मध्य पूर्व में कौन सा आएगा? कौन सी? घाटी। इसमें आगे कौन सी? ढूंढाड़ी। नहीं, मेवाती नहीं आएगी इसमें, हाड़ौती। मध्य पूर्व में मेवाती नहीं आएगी, मध्य पूर्व में मेवाती नहीं आएगी। ये किसमें आएगी? उत्तर पूर्व में आएगी मेवाती, क्योंकि यदि आप जैसे देखोगे ना इस दिशा को, तो ये क्या उत्तर पूर्व वाला हिस्सा है, तो मेवाती किसमें आएगी? अपनी उत्तर पूर्व में। इसमें कौन सी आएगी? मेवाती और अहिरवाटी। मेवाती और अहिरवाटी किसमें आ जाएगी? उत्तर पूर्व में। दक्षिण पूर्व में कौन सी आएगी? इसमें आएगी मालवी और नीमड़ी। नहीं, दक्षिण पूर्व में आ जाएगी, इसमें आ जाएगी। कहाँ बोली जाती है नीमड़ी? रागड़ी अलग है। रागड़ी इसमें डाल देंगे। कर्कश बोली, सबसे कर्कश बोली कौन सी है? रागड़ी, जो राजपूतों की भाषा कही जाती है। और रागड़ी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ऐसा लगे जैसे सामने वाला ऐसा लग रहा है जैसे मारने की धमकी दे रहा है क्या। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रागड़ी, यानी रगड़ा करवाने वाली भाषा है ये। इसके बाद में एक व्यक्ति और आता है, कौन? एलपी टेस्टोरी। टेस्टिटोरी, इसने भागा 7 में, 2 भागों में। एलपी टेस्टिटोरी, टेस्टिटोरी, टेस्टिटोरी है, टेस्टिटोरी। हाँ, तो एलपी टेस्टिटोरी, इसने कितने भागों में बांटा है? 2। कौन कौन सी? अरे यार, पूरा और पश्चिम की। इसने दिमाग नहीं लगाया। पूर्व राजस्थान की बोलियां और पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। दिमाग लगाने वाला तो ये बंदा है। तो इसने कितने भागों में बांटा? 2। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थान की बोलियां, और दूसरा कौन सा था? पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। तो पूर्वी राजस्थान की बोलियां और पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, ये किसने बांटा है? एलपी टेस्टिटोरी ने। आपको ये नहीं पूछा जाएगा उसमें कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है पश्चिमी, उसमें क्या पूछता है? कितने भागों में बांटा है। उसको पता है, या तो तुम रट्टा लगा लेंगे जगह पे, तो क्या मालवी आ रही है, आ रही है, वो सीधा पूछेगा कितने भागों में बांटा है। भाई साहब, भागन वाली हालत खराब हो जाती है। तो लिखना चाहो तो पूरी पश्चिम, लिखना चाहो 2-4 बोलिए लिख लो उसकी। पूरी में लिख लेना, ढूंढाड़ी, तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, हाड़ौती, राजावाटी, खड़ी, जयपुरी, अजमेरी इत्यादि करते। इसमें डाले तो पश्चिम में शेखावाटी, मारवाड़ी, बीकानेरी, खैराड़ी, देवड़ावाटी, गौड़वाटी, तो ये सब किस में आ जाएंगी? पश्चिम राजस्थान में आ जाएंगी। चलो हेडिंग डाल लो। आगे देखो, हेडिंग डाल लो कौन सी? मालवी। सॉरी, मालवी नहीं, मारवाड़ी। मारवाड़ी से शुरू करते हैं।
मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान। अगर मैं कहूँ कि राजस्थान में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती है जनसंख्या के आधार पर, तो कौन सी है वो? मारवाड़ी। यानी बोली जाने वाली भाषाओं में राजस्थान में सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान की प्रधान भाषा। तो राजस्थान की प्रधान भाषा, सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली, सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, बोली जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पर बोली जाने वाली भाषा। दूसरा, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा, सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा। दो वे, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर और सर्वाधिक जनसंख्या। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? राजस्थान की प्रधान भाषा। तो राजस्थान की प्रधान भाषा कौन सी कहलाती है? मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी बोली तो काफ़ी जगह पे जाती है, जैसे आपका जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, पाली, नागौर, जालौर, सिरोही, सब में बोली जाती है। लेकिन इसमें से जो पूछेगा कि विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, ऐसा एक जिला होगा जिसमें सर्वाधिक शुद्ध मारवाड़ी बोली जाती है, तो कहाँ पर बोली जाएगी? जोधपुर में। हाँ बिल्कुल, विशुद्ध मारवाड़ी। विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ पर बोली जाती है भाई? जोधपुर में। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कहाँ बोली जाती है, ऐसा पश्चिमी राजस्थान को लगा दोगे पूरा। अगर इसकी उपबोली की बात करें तो उपबोली कौन सी है मारवाड़ी की? तो कौन सी होगी? मेवाड़ी हो जाएगी, शेखावाटी हो जाएगी, ठीक है। यानी जो मारवाड़ से क्षेत्र टच हैं वो सब क्या है? इसकी उपबोलियाँ हैं। बागड़ी, खैराड़ी, मेवाड़ी। उपबोली कौन सी है? मेवाड़ी, शेखावाटी, बागड़ी, केराड़ी। सबसे बड़ी भाषा यही है, तो सबसे ज़्यादा उपबोलियाँ किसकी होंगी? इसी की होंगी। अगला है मेवाड़ी। नेक्स्ट कौन सी अपनी? मेवाड़ी। कहाँ पर बोली जाती है? उदयपुर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मेवाड़ी। अब देखो मेवाड़ी में ही किसके नाटक लिखे हैं? कुंभा द्वारा लिखित नाटक किस भाषा में है? मेवाड़ी। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण से किसने बताई है? नहीं, कुंभा ने। कुंभा ने अपने ग्रंथों में बताने के लिए तो और भी लोग हैं, पंडित जी हैं, पंडित जी ने बताई है, लेकिन कुंभा ने भी बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मणों से। कुंभा ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो मेवाड़ी, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ में बोली जाती है। कुंभा द्वारा लिखित नाटक किस भाषा में लिखे गए? वो मेवाड़ी।